Hello students, welcome to you in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective. आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी मीडियम में फॉर्मल लेटर बताने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें इंग्लिश मीडियम में मैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए बताया था, और ये सभी क्वेश्चन CGL और CHSL टैग 2 में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेटर लिखते समय हम लोग को दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक यूएफएम रूल को ध्यान में रखना है और दूसरा वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। यूएफएम रूल आजकल काफ़ी चर्चा में आ गया है। 25 फरवरी 2020 को CHSL टैग 2 का रिजल्ट आया था। उसमें 4560 विद्यार्थी को 0 मार्क्स दे दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यूएफएम रूल को फॉलो नहीं किया था। इसलिए लेटर और ऐसे लिखते समय यूएफएम रूल और वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मैंने बोर्ड पर एक फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन लिखा है और इसका आंसर मैं लिखते जा रहा हूं। आप लोग भी साथ में लिखते चलिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जब तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है या फिर ऐसे कैसे लिखा जाता है। और इसके बाद लाइक और शेयर मित्रों में जरूर कीजिए। आइए हम लोग इसके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है, आप दीपिका हैं, 135 अशोक नगर नई दिल्ली 110082 के रहने वाले हैं। पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत होती हेतु प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब देखिए, अभी के जो एग्जाम हो रहा है, पैटर्न है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया रहता है। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग अगर जहां भी जरूरत है तो उसी इंफॉर्मेशन को लिखना है। उस इंफॉर्मेशन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका यूएफएम रूल का उल्लंघन हो जाएगा। तो यूएफएम रूल को फॉलो करते हुए, वर्ड लिमिटेशन को फॉलो करते हुए हम लोग लेटर को लिखेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 150 वर्ड्स का हमारा लेटर होना चाहिए। 10% आप इसमें अप डाउन कर सकते हैं। 10% यानी कि आपका लेटर 135 टू 165 के बीच होना चाहिए। अगर 134 वर्ड्स का लिखते हैं, 166 वर्ड्स का लिखते हैं, एक वर्ड भी अगर आपका एक्स्ट्रा होगा या कम होगा तो हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स दे दिया जाए। मार्क्स तो जरूर काटा जाएगा, लेकिन 0 मार्क्स भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपको इतना के बीच में लिखना है। अच्छा, यूएफएम रूल समझ लीजिए। यूएफएम रूल को पहले समझना है। यूएफएम रूल, इसका मतलब होता है अनफेयर। अनफेयर मीन्स रूल। यूएफएम रूल का मतलब होता है अनफेयर मीन्स रूल। ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया क्वेश्चन में और लिखने की जरूरत है तो उसी चीज को लिखना है। अगर उसके अलावा आप लिखते हैं तो आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए एड्रेस दिया हुआ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ से लेकर ये सब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है? सेंडर्स एड्रेस है, पत्र लिखने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस कौन होता है? सेंडर कौन होता है? पत्र लिखने वाले। तो पत्र लिखने वाले इसमें कौन होंगे? विद्यार्थी होंगे, क्योंकि विद्यार्थी किसी को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस हम लोग लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस में ये नाम मेंशन नहीं किया जाता है, ध्यान रहे। सेंडर्स एड्रेस में इस नाम को मेंशन आपको नहीं करना है। ये नाम कहाँ लिखिएगा? जब आप सिग्नेचर कीजिएगा तब इस नाम को लिखा जाता है। तो आपका एड्रेस है 135 अशोक नगर नई दिल्ली। अशोक नगर, हाँ ठीक है, नई दिल्ली। फिर आपका पिन कोड दिया हुआ है 110082। अब देखिए, ये हो गया आपका पत्र लिखने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस।
पत्र लिखने वाले का पता। अब इसमें समझना है कि हमारा यूएफएम रूल कहाँ क्या लिखेंगे तो यूएफएम रूल का उल्लंघन हो जाएगा। अगर आप 135 के बदले 145 लिखते हैं, 136 लिखते हैं, अशोक नगर के बदले प्रेम नगर लिखते हैं, लोहिया नगर लिखते हैं, नई दिल्ली के बदले लखनऊ लिखते हैं, 110082 के बदले अगर आप यहाँ 23 कर देते हैं, 11 के बदले 22 कर देते हैं, तो यही आपका यूएफएम रूल का उल्लंघन हो जाएगा। ये चीज को बिल्कुल ही नहीं लिखना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन जो भी इंफॉर्मेशन में दे दिएगा यही चीज आपको लिखना है। एक चीज अभी और समझना है कि आजकल कॉमा का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं हो रहा है। तो कॉमा का यूज क्यों नहीं होगा ये चीज समझना है। कॉमा का यूज क्यों नहीं है, इसलिए नहीं होगा, कॉमा का रूल है कि अगर आप कोई सेंटेंस कंटिन्यू लिखते हैं और सेंटेंस में कहीं ब्रेक होती है, कहीं रुकने की जरूरत है, तो वहां पर कॉमा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ध्यान से समझना है, यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यू लिखते हैं और सेंटेंस में कहीं रुकने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तो कोई सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का एक भाग है, टुकड़ा है, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगर इस चीज को नई दिल्ली को हम लोग यहाँ लिखते, यहाँ हम लोग कॉमा का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, आप दीपक अभिक दीपिका है, 135 कॉमा अशोक नगर, फिर यहाँ भी कॉमा देंगे हम लोग, यहाँ होगा कॉमा अशोक नगर, तो 135 फर्स्ट नंबर हो गया, अशोक नगर मोहल्ला हो गया, नई दिल्ली तो टाउन का नाम हो गया, तो वहां पर कॉमा का यूज होगा क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। बट यहाँ आपको सेंटेंस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हम लोग नहीं करें। क्लियर। तो ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मतलब पत्र लिखने वाले का पता। तो एक भाग से जब दूसरा भाग में हम लोग जाते हैं तो एक लाइन अवश्य छोड़ना है, आपको ध्यान रहे। तो उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं। ये तो लेटर का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में डेट हम लोग लिखेंगे, तो एक लाइन यहाँ छोड़ना है आपको, एक लाइन छोड़ के तब आपको डेट लिखना है। तो डेट तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, डेट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो डेट आपका कहाँ से आएगा। जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं उसी डेट को आपको लिखना है। क्लियर। जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं उसी डेट को आपको लिखना है। तो डेट में क्या लिखिएगा, 17 अक्टूबर 2020, या आप लिख सकते हैं अक्टूबर 17, 2020। अब देखिए इसमें समझना क्या है। डेट, यहाँ कॉमा यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए कि इसके बाद कुछ नहीं है, तो डेट ऐसे लिखने आपको। यहाँ कॉमा का यूज अवश्य आपको करना ही करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। पंक्चुएशन का रूल है कि अगर हम लोग डेट लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हम लोग करेंगे। अक्टूबर, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग अवश्य करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं कीजिएगा, अगर मान लीजिए हमको हटाते हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, 17/2020 पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको कॉमा का प्रयोग करना है। अब देखिए गलत डेट लिखने का तरीका क्या है, गलत कैसे लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं 17/10/2020, 17 ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, 10/2020, 17 ऐसे भी लिखते हैं, 10/2020। ये सब गलत डेट लिखने का गलत तरीका है, ये आपको इसमें मार्क्स से काट लिया जाएगा। ये सब ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। या फिर अगर आप लिखते हैं 17, कहीं कहीं ऐसा भी फॉर्मेट मिलेगा, आपको इससे भी अवॉइड करना है, इससे भी बचना है, क्योंकि जैसे ये चीज आता है तो क्रम बताने लगता है, 17वां, 18वां, 19वां, तो 19वां तारीख नहीं होता, 19 तारीख होता है। अच्छा, अगर आप ऐसे अक्टूबर लिखते हैं 17 अक्टूबर 2020, गलत है। कभी भी शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिप्टिव पेपर में कभी भी शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना है, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना है, क्योंकि OCT कोई मंथ नहीं होता है। पढ़ने वाला समझेगा कि OCT कौन मंथ होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म आपको कभी भी नहीं लिखना है। तो ध्यान रहे, डेट आपको इस दोनों फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट में डेट आपको लिखना है। एक डेट फॉर्मेट आपको याद रखना है और लिखिए। सेंडर एड्रेस में ABC XYZ कुछ भी नहीं लिखना है। यूएफएम रूल यही कहता है कि कोई भी चीज आपको काल्पनिक चीज नहीं लिखना है। अगर आप इमेजिनरी चीज लिखते हैं तो बोर्ड वो आपका पर्सनल एड्रेस समझ लेगा और आपको 0 मार्क्स दे देगा।
अब डेट के बाद हम लोग तीसरा पार्ट में जाएंगे, लेटर का थर्ड भाग में। ये हो गया लेटर का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग जाएंगे लेटर का थर्ड पार्ट, एक लाइन छोड़ते हुए। एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, डेट का एक ही फॉर्मेट लिखना है, या तो इसको लिखिए या इसको, दोनों को नहीं लिखना है। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम लोग लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब हो गया पत्र किसको आप लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में रिसीवर्स एड्रेस, फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस दिया रहता है, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट आपको नहीं लिखा जाता है, लेकिन फॉर्मल एड्रेस में रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। देखिए रिसीवर्स एड्रेस आपका दिया हुआ है, शिकायत कर प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक, कोई भी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं संपादक महोदय, दैनिक भास्कर, कोई भी पेपर का नाम लिखिए, दैनिक भास्कर नई दिल्ली, नई दिल्ली। यहाँ पिन कोड लिखिए तो भी ठीक है, नहीं लिखिए तो भी ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटर का थर्ड पार्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ए लेटर, और इसको क्या कहते हैं, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, इसको हम लोग रिसीवर्स एड्रेस से बोलते हैं। तो रिसीवर्स एड्रेस हमारा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, आपको अलग से नहीं लिखना है। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम लोग लिखेंगे विषय, चौथा भाग, फोर्थ पार्ट। विषय लिखेंगे। अब देखिए विषय लिखते समय ध्यान में रखना है, विषय के बाद या तो कॉलम का आपको प्रयोग करना है या डैश का प्रयोग करना है। इसको करना है या तो कॉलम का प्रयोग कीजिए या डैश का प्रयोग कीजिए। ये दोनों का एक साथ प्रयोग कभी भी नहीं करना है, ध्यान रहे। इस दोनों का, कॉलम और डैश दोनों का प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं करना है, इसलिए कि दोनों का मतलब होता है जैसा। जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे, किसी भी चीज का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, तो उसके बाद कॉलम या डैश का प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है। ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। या फिर आपको एरो का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एरो कोई हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर का पंक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए एरो का भी प्रयोग आपको नहीं करना है, समाज आपको काट लिया जाएगा। तो आपको क्या लिखिए, या तो आपको डैश लिखना है, या तो हाइफन दीजिए या डैश, दोनों में से एक ही चीज आपको लिखना है। अब देखिए विषय में क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा विषय कहाँ से आएगा। तो विषय हमारा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि क्वेश्चन लिखने का, आंसर पत्र लिखने का पर्पस क्या है, क्यों आप संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं, उसी चीज को विषय में हम लोग लिखते हैं। और विषय हमारा 4 से 8 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। विषय कितने वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, 4 to 8 वर्ड्स के बीच में विषय होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड विषय होता है। तो हम लोग लिखते हैं विषय, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापन हेतु, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापन हेतु, यही हमारा हो गया विषय। पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापन हेतु विषय हो गया। और विषय के बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। विषय के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। ये हमारे लेटर का फोर्थ पार्ट होता है। और उसके बाद लिखेंगे महाशय, इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है, महाशय। महाशय के बाद ये हमारा हो गया लेटर का फिफ्थ पार्ट, पांचवा भाग। फिर एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है, कॉमा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। महाशय के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, विषय के बाद एक लाइन छोड़ना है। जैसे ही एक भाग से दूसरा भाग हम लोग जाएंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी। इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी हमारा मिनिमम 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, बॉडी हमारा मिनिमम 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। मैक्सिमम 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ भी हो सकता है। ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि बॉडी हमारा कितने पैराग्राफ का होगा। तो अब प्रश्न है कि 3 पैराग्राफ का होना चाहिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लेटर लिखने का पर्पस लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं कि लेटर किस उद्देश्य से आप लिखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग इसीलिए इंट्रोडक्टरी बॉडी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चूंकि फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर इंट्रोडक्शन में सिर्फ खुद को इंट्रोड्यूस भी करना है और प्लस लेटर लिखने का पर्पस लिखना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या करना है, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है और पत्र लिखने का पर्पस लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। मिडिल पैराग्राफ, तो मिडिल पैराग्राफ में किस चीज पर आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, पर्पस क्या है। लेटर जो मेन मुख्य थीम होता है, विषय वस्तु होता है, उसका चर्चा हम लोग मिडिल पैराग्राफ में करते हैं। मिडिल पैराग्राफ 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव और निगेटिव की जरूरत है तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद में निगेटिव पैराग्राफ की चर्चा करते हैं हम लोग, और लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कंक्लूजन आपका कैसा होगा। अगर आपका कंक्लूजन में कार्रवाई की जरूरत है तो हम लोग कार्रवाई का आग्रह करते हैं। अगर सजेशन की जरूरत है तो हम लोग सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कंक्लूजन में किस चीज का डिमांड है। तो मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसका आंसर आप लोग लिखते चलिए। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब देखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग मैं खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं मतलब कि राइटर, और मेरा उद्देश्य क्या है कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से भ्रामक, कहता है कि पत्र पत्रिकाओं में जो भ्रामक विज्ञापन छप रहा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आपका लेटर लिखने का उद्देश्य हो गया कि लेटर आप क्यों लिखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब भ्रामक विज्ञापन जो हम मिडिल पैराग्राफ में लिखेंगे कि भ्रामक विज्ञापन जो हम लोग देखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या घाटा होता है, इस चीज का चर्चा हम लोग करेंगे। इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ध्यान में रहे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और इसके बाद ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग।
जब भी हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। अब सेकेंड पैराग्राफ में वर्णन करना है। आज हमें आज हमें एक लाइन यहाँ छोड़े हैं, एक लाइन छोड़े आपको। आज हमें दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। कुछ विज्ञापन के माध्यम से हमें हमें नई नई जानकारी मिलती है। नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो कई विज्ञापन ऐसे भी देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं जिससे आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, वर्ड लिमिटेशन को तो ध्यान में रखना ही हम लोग को। जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जब लिखिए तो उसको काउंट कर लीजिए कि आपका कितना वर्ड में हुआ, तो इससे अंदाज मिलते चलेगा कि और हमको कितना वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। अब प्लस कहाँ कॉमा देना है, कहाँ खड़ी पाई देना है, कहाँ चंद्र बिंदु देना है, कहाँ अनुस्वार देना है, कहाँ एकार देना है, कहाँ ऐकार देना है, कहाँ कब हर्षिकार लिखा जाएगा, कब दीर्घिकार लिखा जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में अवश्य रखना है। ये सब अगर गलत लिखिएगा तो मार्क्स आपके काटे जाएंगे। लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में कि मार्क्स भी कैसे आपको मिलेगा। तो पंक्चुएशन को, हर्षिकार, दीर्घिकार, अनुस्वार, बिंदी जितने भी है सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। जो मेरा ऑफलाइन जो क्लास होता है इस चीज़ में सब चीज़ों को मैं बताता हूँ। ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, मैं मिडिल पैराग्राफ में हूँ। बनाया जाता है इससे भोली भाली जनता और इससे भोली भाली जनता और नई पीढ़ी के और
नई पीढ़ी के युवा भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इन सबके बावजूद सबसे अधिक हैरानी की बात है कि ऐसे विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये हमारा मिडिल पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से हम लोग लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखे कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये भ्रामक विज्ञापन देते हैं मार्केट में, हमारा युवा पीढ़ी या फिर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है भ्रामक विज्ञापन के द्वारा, और इतना करने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो अब उसमें हम लोग कंक्लूजन में कार्रवाई की चर्चा करेंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, अतः महोदय कॉमा देंगे, आपके प्रतिष्ठित दैनिक पत्र के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में उचित व त्वरित कार्यवाही करें जिससे हम जनता ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के जाल में न फंसें, अब ये हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया। कंक्लूजन मैंने निकाला, इसको कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ना है आपको, एक लाइन छोड़ के, ये तो हो गया लेटर का छठा भाग। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे धन्यवाद, एक लाइन छोड़ के लिखना है, यहाँ खड़ी पाई देना है, ये सातवां भाग हो गया। फिर एक लाइन छोड़ना है आपको और सिग्नेचर का भाव दिए के बाद दीपक
या दीपिका, दीपक या दीपिका। ओके, चीज को मैं ऊपर लिखता हूं। एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे हम लोग। एक लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखे धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ खड़ी कर देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, भवदीय, भवदीय दीपक दीपिका। अगर आप लड़का है तो दीपक लिखिए, लड़की है तो दीपिका लिखिए। भवदीय के बाद एक लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ एक लाइन छोड़ना है। ये तो मैंने लाइन छोड़ा, ये लास्ट था। उसके बाद एक लाइन छोड़कर धन्यवाद लिखिए। भवदीय, भवदीय का मतलब होता है आपका, आपका दीपक या दीपिका। ये टोटल इसका आंसर जो है 164 वर्ड्स का है। कितना का 164 वर्ड्स का ये आपका आंसर तैयार है। ये क्वेश्चन जो है CGL और CHSL जो एग्जाम होने वाला है उस सब के लिए तैयार किया जा रहा है स्पेशल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोग सीखना है बहुत सारा चीज, जैसे पंक्चुएशन, कॉमा का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, खड़ी पाई कब देंगे कब नहीं देंगे, उसके बाद हास्यकार, दीर्घिकार, अनुस्वार, बिंदी, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे यूज इसका होता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करें और बार बार देखिए, एक बार 2 बार 3 बार देखें, ताकि टोटल कंसेप्ट आपका माइंड में आ जाए। और मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होता है, अगर आपको इससे ज़्यादा की जरूरत हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इतना तो आप लेटर लिखे, इसमें मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्क्स लेने के लिए लेटर लिखते समय, ऐसे लिखते समय किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो आप लोग देखिए, लेटर मार्क्स कैसे सब बताते हैं, क्या कैसे क्या करना है। रिलीवेंस, रिलीवेंस, स्पेलिंग ग्रामर, स्पेलिंग या ग्रामर, वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट, कंटेंट क्वालिटी, फॉर्मेट, राइटिंग नीट एंड क्लीन, इफेक्टिव सेंटेंस, कोहेसिवनेस, इतना तरह से मार्क्स, इतना चीज आपको लेटर में देखा जाएगा। रिलेवेंस के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, स्पेलिंग ग्रामर के लिए 5, वर्ड लिमिट के लिए 5, कंटेंट क्वालिटी के लिए 8, फॉर्मेट के लिए 5, राइटिंग नीट एंड क्लीन के लिए 5, फॉर्मेट के लिए 5, उसके बाद इफेक्टिव सेंटेंस के लिए 7 और कोहेसिवनेस के लिए 5, 50। इसी तरह से आपको ऐसे में भी देखा जाएगा, सेम चीज ऐसे में भी आपको देखा जाएगा। तो जब आप लेटर लिखिएगा तो इतना चीज आपके लेटर में चेक किया जाएगा
कि आपका लेटर में रेलिवेंस है कि नहीं, स्पेलिंग ग्रामर आपका सही है कि नहीं, वर्ड लिमिट को आपने फॉलो किया है कि नहीं, कंटेंट क्वालिटी आपका कैसा है, फॉर्मेट आपका सही है कि नहीं, राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखे हैं कि नहीं, इफेक्टिव सेंटेंस है कि नहीं, कोई सिवनेस है कि नहीं। इतना चीज जब आप लेटर लिखिएगा तो आपका चेक किया जाएगा और मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारा जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत सारा इंग्लिश का मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोग का कॉमन एयर देंगे, वर्ड सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, क्लोज टेस्ट होगा, सब ठीक से बताया जाएगा कि कैसे कम समय में आपको क्लोज टेस्ट बनाना है, फिलिंग द ब्लैंक्स बनाना है, कॉमन एयर को सॉल्व करना है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी सब कुछ आप तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। ओके, थैंक यू।